देखिए पिछला दिन इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ाए थे ना। जाइए बाहरी कक्षा लिखिए आप सब कोई। बाहरी कक्षा देखो बाहरी कक्षा क्या होता है कि जैसे किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में जिस कक्षा में जाके इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाता है, रुक जाता है, उसी कक्षा को तत्व का बाहरी कक्षा। जैसे देखिए समझिए, जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल लिखे हुए ना, तो देखिए K L M होगा ना, तो देखिए सारणी में K में 2 गो होगा और L में 8 गो होगा एक में। और जबकि इसके बाद भी कक्षा था NO3 था कि नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाके किस में रुक गया, M में, तो M में उसका बाहरी कक्षा होगा। जबकि उसके बाद भी कक्षाएं हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिसमें समाप्त हो जाता है ना, उसी कक्षा को बाहरी कक्षा माना जाता है, ठीक ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन जाके रुक जाए या इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाए, तो लिखिए बाहरी कक्षा की। किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रुकता है, किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रुकता है, जिस कक्षा में रुकता है, उसी कक्षा को उस तत्व का बाहरी कक्षा कहते हैं। उसी कक्षा को उस तत्व का बाहरी कक्षा कहते हैं। उसी तत्व को, उसी कक्षा को उस तत्व का बाहरी कक्षा कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे सोडियम का बाहरी कक्षा M है, सोडियम का बाहरी कक्षा M है, M है, M देखिए सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन M में है ना। वही देखिए हम यदि कैल्शियम का लिखते हैं, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ इस प्रकार से है 2 8 8 और 2। तो देखिए तो एक और अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन में रुका है, तो उसके नीचे लिख लीजिएगा, लिखिए कैल्शियम का बाहरी कक्षा N है, कैल्शियम का बाहरी कक्षा N है, बाहरी कक्षा N है। अब इसके बाद लिखिएगा भीतरी कक्षा। हाँ भीतरी कक्षा, हाँ जिसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिट। भीतरी कक्षा, जैसे जिस कक्षा में रुक गया है वो कक्षा के छोड़ करके जो भी अंदर वाला है सब के सब। जैसे देखिए सोडियम के लिए भीतरी कक्षा होगा K और L, लेकिन वही कैल्शियम के लिए भीतरी कक्षा है M L और K, यानी K L M, यानी कि बाहर ला को छोड़ करके जो भी अंदर ला बच जाए सब के सब भीतरी कक्षा होता है। तो लिखिए बाहरी कक्षा को छोड़ करके, बाहरी कक्षा को छोड़ करके, बाहरी कक्षा को छोड़ करके शेष अंदर की सभी कक्षाओं को, शेष अंदर की सभी कक्षाओं को, शेष अंदर की सभी कक्षाओं को आंतरिक कक्षा या भीतरी कक्षा कहते हैं। आंतरिक कक्षा या भीतरी कक्षा कहते हैं। कहते हैं जैसे, जैसे सोडियम का भीतरी कक्षा K एवं L है,
सोडियम का भीतरी कक्षा K एवं L है। बड़का L लिखिएगा कि कक्षा को बड़का L से लिखा K एवं L है। इसके बाद लिखिए दूसरा एग्जाम्पल, कैल्शियम का भीतरी कक्षा K, L एवं M है। कैल्शियम का भीतरी कक्षा K, L एवं M है। अपवाद भी इसका है, किस तत्व का भीतरी कक्षा नहीं होता है? हाइड्रोजन है हीलियम का, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन रुकता है तो बाहरी कक्षा हो गया और उसके अंदर में तो कोई कक्षा होवे नहीं करता। तो अपवाद लिख लीजिएगा, अपवाद। अपवाद लिखिए, H और He का भीतरी कक्षा नहीं होता है। H और He का मतलब हाइड्रोजन और हीलियम का भीतरी कक्षा नहीं होता है। यार कोई बार बुलवाएगा तो एक बार से जी नहीं भरता है, एकदम ही चश्मा लड़का है। हाइड्रोजन और हीलियम का भीतरी कक्षा नहीं होता है। अब लिखो संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जिस सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो सबसे बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैल्शियम के बाहरी कक्षा में। तो किसी भी तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वही इलेक्ट्रॉन उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए फास्फोरस का यदि यहाँ पर लिखे ना हम ना, तब फास्फोरस के परमाणु संख्या 15 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 होता है। तब बाहरी कक्षा में कई हुए फास्फोरस के, तब फास्फोरस के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 5, जबकि कैल्शियम के लिए 2 और सोडियम के लिए। तो चलिए लिखिए परिभाषा, किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए तो जैसे कि पहले इसे लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन लिखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक में कई गो है? एगो। इसका भी लिख लीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 गो। फास्फोरस के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 5। ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 6। ये सब हम कहाँ से लिख रहे हैं? जो कल सरनी बनाया था ना, तो सरनिया में देखिएगा ऐसे लिखल होगा 2, 8, 1, जगह में इसे के में होगा, एल में होगा, एम में होगा। तो वहीं से लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 गो। हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और हीलियम के भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बताया है इसलिए नहीं।
हाँ उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ई वाला नोट कीजिए न बालक। अरे नोट कर, ठीक कहल गई, लेकिन देखो पैसा रुपया के बात आता है तो बनिया होने की नीयत खराब हो जाता है। हाँ बोलो। कहाँ पर ये सी में 5 गो होगा, बाहरी का सम का गो हाँ मारेंगे 2 थोपी। संयोजकता में निकालने की सिखा रहे हैं, वो तो संयोजकता निकालने में कर देता है 8-5। हम ये संयोजी इलेक्ट्रॉन सिखा रहे हैं आपको, निकाल लगी कि बाहरी कक्षा में जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मोशन का नियम होता है, वो संयोजकता के लिए होता है। चलिए अब लिखिए कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, हाँ बाहरी कक्षा को छोड़ करके जो अंदर में होता है वो सब को जोड़ करके कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 गो, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन इसको छोड़ करके अंदर में 2, 8, 10 हो गया ना, तो कोर इलेक्ट्रॉन 10 गो हो जाएगा। तो लिखिए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रॉनों को, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात कोर इलेक्ट्रॉन बराबर, हाँ लिखाते हैं, लिखे ना, अर्थात कोर इलेक्ट्रॉन बराबर आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योगफल, आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योगफल, इलेक्ट्रॉनों का योगफल। देखिए बालक एग्जाम्पल तो आपका यही लिखना पड़ेगा, सब सेम टू सेम, ठीक ना। लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन कौन लिखते हैं, सी बराबर, तो सी ई बराबर, देखिए तो 2 + 8, तो 2 + 8 कितना हो गया। बाहरी कक्षा खाली छोड़ दीजिए, आंतरिक वाला सब क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। एक में कै गो हो जाए, 2 + 8 + 8 तो कितना 18, और फास्फोरस में कोर इलेक्ट्रॉन बराबर 2 + 8 बराबर 10। यहाँ पर हो जाएगा Ce बराबर 2 ना, हाँ हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम में कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि उसमें केवल बाहरी कक्षा होता है, भीतरी कक्षा नहीं होता। कौन बोले, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। हीलियम के इलेक्ट्रॉन में देखिए सावनी से क्या 1s2 पर कहाँ चल गया, अभी हम 1s सिखाए हैं, अभी कक्षा में रहिए, उप कक्षा में मत जाइए। चलिए अपवाद लिखिएगा, इसका अपवाद भी है कि हाइड्रोजन और हीलियम में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन और हीलियम में
कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। हाइड्रोजन और हीलियम में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। शून्य होती है, हो गया ना। चलिए अब क्या कीजिएगा कि एगो सारणी बनाइएगा। हालांकि एक बार पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप लोग क्या कीजिएगा ना कि बना के लाइएगा। जैसे क्या कीजिएगा, हम सारणी के खाका तैयार कर दे रहे हैं, इसमें तत्व लिख लेना है और इसमें लिख लेना है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसमें कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखो बाबा कैसे लिखना है, सुनो। जैसे मान लीजिए कि तत्व आपका हो गया कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है, एक। और आंतरिक कक्षा होता है तो उसमें कोर इलेक्ट्रॉन 0। हीलियम का तो उसके बाहरी कक्षा में, भीतरी कक्षा में 0। लिथियम, तो लिथियम के बाहरी कक्षा में कई होता है। लिथियम के इलेक्ट्रॉन में सारणी से देखिएगा, इस तरह से होगा। लिथियम का 2 लिखा हुआ होगा, उसके बाद 1 होगा, के में होगा ये वाला। तो बाहरी कक्षा में जो होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो भीतरी कक्षा में होता है बाहरी कक्षा में वो है ना, इला 1 आइए ला। इसी तरह से करके कम से कम 20 तक ले सब कुछ क्या कीजिए लिख के लाना है, ठीक ना। तो सांचा कर तैयार कर लीजिए और घर से बना के लाइएगा। चलिए इसके बाद टॉपिक लिखिए आप लोग। टॉपिक है परमाणु का क्वांटम यांत्रिक प्रारूप। परमाणु का क्वांटम यांत्रिक प्रारूप। परमाणु का क्वांटम यांत्रिक प्रारूप, अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा इसका। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। जैसे बोर अपना सिद्धांत दिए थे ना, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि परमाणु के त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला दिए हैं। फिर किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा निकालने के सूत्र दिए हैं। और फिर किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग भी निकालने का सूत्र दिए हैं ना। लेकिन उसके बाद भी उनके भी सिद्धांत में कुछ ना कुछ कमी रह गया था। वो केवल वैसे ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या किए थे जिस परमाणु में एगो इलेक्ट्रॉन होता है, एक से अधिक वाला की व्याख्या नहीं किए थे। तो बोर के सिद्धांत में कुछ कमी रह गया था ना, तो उस कमी को सुधार करने के लिए पेश किया गया है परमाणु का क्वांटम यांत्रिक प्रारूप, ठीक ना। तो इसमें मेन रूप से 2 वैज्ञानिक का योगदान है, एगो डी ब्रोगली का और एक तो हाइजेनबर्ग का। हाँ, एगो हाइजेनबर्ग का योगदान है और एक तो डी ब्रोगली का योगदान है। तो लिखिए देकर इसमें कि बोर के परमाणु मॉडल के कमियों को दूर करने के लिए, बोर के परमाणु मॉडल के कमियों को दूर करने के लिए, बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। प्रतिपादन किया गया। पहल का नंबर लिखिएगा, पदार्थ का द्विक आचरण। द्विक आचरण जिसको हम लोग कहते हैं
डुअल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। द्वैत का भी मतलब वही होता है, दो ही। हाँ, दो प्रकार का नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन है वो कण न है, और कण जो है पदार्थ से बना होता है कि पदार्थ कण से बना होता है। देखिए, डुअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए जल्दी से नोट कीजिए दोनों के। पदार्थ का द्विक आचरण, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, या इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, यानी कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए, जैसे कि हुआ का ना, जैसे न्यूटन बताए थे ना कि प्रकाश में दो तरह के गुण होता है, वो कण वाला। जैसे न्यूटन बताए थे कि प्रकाश जब किसी माध्यम में चलता है तो प्रकाश एक कण के रूप में होता है, न्यूटन का कहना था। और एक वो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे, हाइगेंस, उनका कहना था कि प्रकाश जो है तरंग की तरह चलता है। अब दोनों के सिद्धांत के समायोजन करके जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, तो वो बताने कि नहीं, प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत दिए, प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। तो वो बताए थे अल्बर्ट आइंस्टीन कि प्रकाश में दो तरह के गुण होता है, तरंग वाला भी और कण वाला भी। कि जब प्रकाश किसी सतह से उत्सर्जित होता है या किसी सतह में अवशोषित होता है तो वह कण की तरह व्यवहार करता है, और जब वह किसी माध्यम में गमन करते रहता है तब तो प्रकाश के बारे में अवधारणा था ना। लेकिन जो है ना पदार्थ का द्विक आचरण, तो या इलेक्ट्रॉन का द्वैत प्रकृति, इसके बारे में डी ब्रोगली बताए थे। डी ब्रोगली का कहना था कि जिस तरह से प्रकाश में दो तरह के गुण होता है, कण और तरंग वाला, उसी तरह से पदार्थ के कण जब गतिशील होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसके साथ एक तरंग उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब गतिशील होता है तो उसके साथ भी एक तरंग उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग डी ब्रोगली तरंग के नाम से जानते हैं। तो इनका कहना था कि पदार्थ के साथ, गतिशील पदार्थ के कण के साथ भी तरंग उत्पन्न होता है, और जिस तरंग को डी ब्रोगली तरंग के नाम से जाना गया उनके रेस्पेक्ट पर, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम होता है पदार्थ तरंग, क्योंकि पदार्थ से उत्पन्न होता है, पदार्थ के कण से। तो वो बताया कि जैसे तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो उसका कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगा कि नहीं। तो उसका जो भी तरंग का तरंगदैर्घ्य आता है, जो भी पदार्थ से उत्पन्न तरंग का तरंगदैर्घ्य, तो उसको डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के नाम से जाना जाता है, जो आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर एच बटा में एम भी, एच लैम्डा बराबर एच बाई एम भी। एम भी जो संवेग होता है ना, एम इंटू भी संवेग होता है। तो संवेग को हम लोग किससे लिखते हैं, पी से भी लिख सकते हैं।
तो यही डी ब्रोगली की इक्वेशन है। ये कैसे प्राप्त किए थे? तो जो इनका जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है E बराबर एच न्यू, एगो आइंस्टीन का थ्योरी है E बराबर mc², वो दोनों का समायोजन करके अब पदार्थ के जो तरंग होता है तो उसका व्यंजक प्राप्त किए हैं। इसके लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक ना? किनको? डी ब्रोगली का। तो लिखिए, बड़ा अच्छा सिद्धांत है। देखकर पहला नंबर लिखिए, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। टॉपिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। जैसे दो सिद्धांत है ना, तो बारी बारी दोनों पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति लिख डाल दीजिए। डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली, देखो जिसको नहीं लिखा रहा था, डी ब्रोगली के अनुसार जिस तरह प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में भी तरंग एवं कण दोनों का गुण पाया जाता है। तरंग एवं कण दोनों का गुण पाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति कहते हैं। द्वैत मतलब डुअल, द्वैत प्रकृति कहते हैं। हो गया ना? डुअल माने दो होता है। कैसे में डुअल सिम वाला मोबाइल खरीदते हैं तो जाके कहना कि द्वैत सिम वाला मोबाइल दीजिए, कहेगा कि हमारा भी तो नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उसी में था। जिस प्रकार प्रकाश के फोटोन में संवेग और तरंगदैर्घ्य दोनों होते हैं। जिस प्रकार प्रकाश के फोटोन में संवेग और तरंगदैर्घ्य दोनों होते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में भी संवेग और तरंगदैर्घ्य दोनों के गुण रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में भी संवेग और तरंगदैर्घ्य दोनों के गुण रहते हैं। जैसे कैसे प्रकाश, हम लोग के प्रकाश में दो तरह के गुण है, कण वाला और तरंग वाला। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नहीं होता है, अब फोटोन का कुछ ना कुछ संवेग होता है। तो उसी तरह से ये भी कहें कि इसका भी कुछ ना कुछ संवेग होगा, इसका भी कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगा। एक फार्मूला निकाल के दिए, खाली कहे थोड़ी होता है, वो कौन है एक फार्मूला निकाल के, तो एक लगे उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। आई देखो कुछ नहीं किए हैं, देखेगा नहीं तो खास कहेगा कि ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। जो दोनों था इसका प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है, आइंस्टीन के जो E बराबर mc², दोनों के कंबाइन करके वो खाली क्या कर दिए हैं, इक्वेशन निकाल दिए हैं। तो चलिए निकालते हैं हम लोग भी, हम निकाल रहे हैं, हमको मिलना चाहिए। लिखो डी ब्रोगली का समीकरण।
टॉपिक है डी ब्रोगली का समीकरण। लिखो देखा, डी ब्रोगली ने आइंस्टीन के समीकरण तथा प्लैंक के समीकरण का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होने वाले तरंग के तरंगदैर्घ्य का सूत्र ज्ञात किया। इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होने वाले तरंग के तरंगदैर्घ्य का सूत्र ज्ञात किया जिस तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देखिए आइंस्टीन के अनुसार E बराबर फॉर्मूला होता है mc² और प्लैंक के अनुसार क्या होता है? E बराबर प्लैंक के अनुसार होता है E बराबर h नहीं जी। हाँ, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 1 का 2 से करेंगे तो दोनों के LHS बराबर है कि नहीं? समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा? mc² h हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? mc/c बराबर h। अब c को हम लोग क्या करते हैं ना, ये बालक देखिए, जैसे c को यहाँ पर डिवाइड में भेज देते हैं तो h बटा में c तो हो जाएगा mc बराबर h। देखिए आपको फॉर्मूला हम बताए थे कि चूंकि c बराबर होता है लैम्डा इंटू, याद है? तो इसे देखिए तो हमको निकालना है किसका मान। जैसे देखिए पहले क्या करेंगे कि c/नू तो बराबर में आपका लैम्डा होगा ना, लैम्डा। लेकिन यदि क्या कर दे, हम पलट दे, क्या करें कि इधर कर दे नू बटा में c तो क्या हो जाएगा 1/लैम्डा। इधर देखो क्या किए कि पलट दिए हैं, जैसे इतना होता है फॉर्मूला ना, तो c/नू बराबर लैम्डा है तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, तो इसको पलटेंगे तो 1/लैम्डा तो इधर वाला ही पलट जाएगा ना। अब देखिए नू/c है कि नहीं यहाँ पर, नू/c के मानवा कितना है तो लिखेंगे 1/लैम्डा। तो इससे देखिए हो जाता है mc बराबर h/लैम्डा। तो देखिए इसे लैम्डा बराबर हम लिखेंगे h बटा में m इंटू c। इतना तक नोट कीजिए सब कोई, इसके बाद जाकर लिखाते हैं। और c दोनों के लिए मतलब h और हाँ नहीं समझे आप? जैसे c को भागा में भेजे है ना तो नू/c हो गया। अब देखिए 1/ इसे नू/c के मान कितना होता है 1/। तो इसमें दोनों के लिए कैसे मतलब की? हाँ दोनों में है। जैसे भागा का मतलब क्या होता है कि दोनों में, ये सब पूछे वाला बात है, हमारा कोई नया बात पूछ। इसके बाद नोट कीजिए जल्दी से,
यदि इलेक्ट्रॉन को कण माना जाए, यदि इलेक्ट्रॉन को कण माना जाए तो उसका वेग भी होगा, तो उसका वेग भी होगा। इसलिए संवेग P बराबर mv। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि लैम्डा बराबर कितना निकाले हम लोग a/बटा में m इंटू सी निकाले हैं। तो हमको क्या करना है कि a/बटा में a इंटू v रख देना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/mv। हाँ, यहीं रख देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। h/p हम लोग लिखते हैं कि इसे ही डी ब्रोगली का समीकरण कहते हैं। चलिए इसको शुरू से एक बार समझ लीजिए। इसे आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc², आप प्लैंक के अनुसार E बराबर समीकरण 1 का दूसरे करेंगे तो इतना आ जाएगा, c² को c इंटू सी लिख सकते हैं। तो c को इन्हें भागा में भेज दिए हैं, तो नू जिसे दोनों के भाग बटा में आता है h नू बटा में c, ठीक ना। इस तरह से अब देखिए तो नू बटा c का मान कितना होता है 1/, नू बाई सी का मान 1/, लैम्डा। तो नू बाई सी की जगह रख देंगे 1/, लैम्डा। तो हो जाएगा mc बराबर h/लैम्डा। तो लैम्डा को इधर भेज देंगे या mc को भागा में भेज देंगे तो h/mc। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ई जो सी जो है ना, ये किसके लिए है? प्रकाश के चाल के लिए। दुनिया में प्रकाश के चाल को ही केवल सी से लिखा जाता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल को, और किसी के चाल को सी से। यदि हमारा चाल होगा तो कभी सी नहीं हो सकता है, हमेशा भी लिखना पड़ेगा, चाहे भी के चाहे जितना मान हो के। इलेक्ट्रॉन तरंग है कि यहाँ पर कण है, कण का चाल कभी भी नहीं हो सकता है, सॉरी सी नहीं हो सकता है। तरंग का चाल सी हो सकता है लेकिन कण का चाल सी। इसलिए देखिए लिखे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन को कण माना जाए, यदि इलेक्ट्रॉन को कण माना जाए तो उसका वेग जो है अब c नहीं होगा, c के जगह पर। यही से स्पष्ट लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन को कण माना जाए। यदि इलेक्ट्रॉन को तरंग मानेंगे तो फिर c लिखे पड़ेगा, क्योंकि तरंग के चाल को c से लिखा जाता है और कण के चाल को। यदि इलेक्ट्रॉन को कण माना जाए तो उसका वेग क्या हो जाएगा v। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो h बराबर सॉरी लैम्डा बराबर h/mc। लेकिन इलेक्ट्रॉन को कण माने हैं ना, तो कण माने हैं तो वेग c लिखे कि v लिखे? तो c के जगह पर हमको v लिखना पड़ेगा। तो m इंटू क्या हो जाएगा v, m इंटू v के मानवा किसके बराबर है? तो यह भी लिख सकते हैं इतना पर भी और इतना पर भी। यही लागी डी ब्रोगली के मिला तो सोच लो कौची नॉनसेंस, जबकि कुछ एक्स्ट्रा काम किया ओकरा में, खाली अपना मतलब कल्पना किए, प्रयोग किए और उसका वो समीकरण डिराइव कर दिए कि तरंग है तो भाई साहब कुछ ना कुछ तरंगधार होगा ना, उसका फार्मूला बताइए। तो फार्मूला बता दिए दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को दिखा दिए, मिल गया पुरस्कार। लिख दो लास्ट में लिख देने कि इसे डी ब्रोगली का समीकरण करते हैं। हाँ तो अब इतने आज रह दीजिए, कल ले आएंगे तो विशेष बताएंगे।